अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि सॉल्यूशंस के रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो सॉल्यूशन की टाइप्स है, यानी सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस के बारे में आपने जो है वो 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम सिर्फ इसकी जो है वो टाइप्स डिस्कस करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं कि जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो जो कंपोनेंट्स में होती है वही सॉल्यूशन में आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए और बी है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहले जो कंपोनेंट ए है ए के साथ थी और बी की किसके साथ थी, बी की, यानी ये जब अलग अलग थे, अलग अलग जब हमने इन कंपोनेंट्स को रखा तो ए मालिक्यूल की अपने ही ए मालिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, बी मालिक्यूल की अपने ही बी मालिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, अब हमने इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, हमने सॉल्यूशन बना लिया। तो सॉल्यूशन जब बना है तो उस वक़्त इन ए और बी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी वो अगर तो सेम है बिल्कुल, यानी पहले की तरह ए के दरमियान जो है वही ए बी के दरमियान हो, बी के दरमियान वही ए बी के दरमियान हो, तो हम इसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारे पास कौन सा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी ए की जो अट्रैक्शन है वो पहले की तरह नहीं है बी के साथ। आगे सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि जो स्टूडेंट चेंज इन वॉल्यूम है, यानी कि जो पहले कंपोनेंट्स का जो टोटल वॉल्यूम है, अगर हम उस वॉल्यूम को अगर हम देखें, फिर हम उसको सॉल्यूशन में देखें, यानी उनका पहले का जो वॉल्यूम है कंपोनेंट्स का, इंडिविजुअल वॉल्यूम और फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम, अगर स्टूडेंट जो है वो यानी पूरे मिक्सर का जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी चेंज नहीं है, चेंज ज़ीरो है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर वॉल्यूम में चेंज है, यानी पहले का जो वॉल्यूम कंपोनेंट्स का है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, या सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंपोनेंट्स के वॉल्यूम से डिफरेंट है, तो वो हमारे पास जो है वो चेंज आ जाती है, जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इस तरह हमारे पास जो है वो थर्ड वन वो ये है कि डेल्टा एच स्टूडेंट इंथॉल्पी चेंज, यानी इंथॉल्पी चेंज जो है वो ज़ीरो है। इंथॉल्पी चेंज का मतलब कि आप सॉल्यूशन जो है वो बना रहे हैं तो उसमें जो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है वो जो है वो इक्वल है, मतलब कि जो हीट जो है वो इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है वो ज़ीरो है, ना हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट इवॉल्व होती है, ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में। तो हम इन सॉल्यूशंस को कहते हैं आइडियल। और अगर हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, हीट कंटेंट ज़ीरो नहीं है, तो वो हमारे पास होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये कि अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करेगा तो वो आइडियल होगा, अगर कोई नहीं करता तो हम उसे कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे बेंजीन में अगर हम टोलुइन मिक्स कर दें तो ये सॉल्यूशन जो होगा ये आइडियल है। अगर हम एसीटोन में एथेनॉल मिक्स करते हैं तो ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो रॉल्स लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्राइटेरिया है आइडियल सॉल्यूशन को जो है वो मेजर करने का। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी तीन स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट। तो रॉल्स लॉ जो है इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर्स प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब देखें, वो कह रहा है कि अगर आपके पास जो है वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर है, एक हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है। अगर हम वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का देखें, वो कहता है कि वो इक्वल होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो इक्वल होगा किसके, वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, इसको हम डिनोट करते हैं पी नोट से, ठीक है। और साथ में उसके मोल फ्रैक्शन, उसी सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन है हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं, x1 कह दिया सॉल्वेंट के लिए। यानी कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर के और साथ उसमें जो है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब इसमें हम देखते हैं जो P है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर, पी नोट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इसको हमने पी नोट से डिनोट किया। x1 जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो है एक सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट। जब हम इसमें सोल्यूट ऐड करेंगे तो स्टूडेंट जो सॉल्वेंट का अपना प्योर वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन हो जाती है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी इनका जो वेपर प्रेशर है सोल्यूट के ऐड करने से वो क्या हो गया, कम हो गया। वो कह रहा है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल, कि नंबर ऑफ मोल आप सोल्यूट के जितने बढ़ाते जाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर लोअर होता जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट में आपने जो सोल्यूट ऐड किया, जो सोल्यूशन बनाया है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कह रहा है ये लोअर हो जाता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन हम इसको एस एक्स से डिनोट करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन कह लें कि आप ये नंबर ऑफ मोल है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह मोल फ्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, यानी वेपर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, मज़ीद उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसकी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी डेल्टा पी। डेल्टा पी होता है चेंज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो हम इस अगर जो है इक्वेशन को ड्राइव करें तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है, जो स्टेटमेंट 1 वाली है। इक्वेशन 1 है ये मैंने यहाँ पे लिखी, P इज़ इक्वल टू पी नॉट x1, ठीक है। अब यहाँ पर x1 क्या है, देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास x1 है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट इन दोनों का सम कोई किसी भी सॉल्यूशन का ये हमेशा यूनिटी 1 के बराबर होता है, ठीक है। x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसका सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से x1 की वैल्यू निकालें तो x2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1। x1 की जगह आपने क्या कर देनी, वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p इज इक्वल टू पी नोट इंटू 1 माइनस x2। अब पी नोट अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी नोट माइनस पी नोट x2, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, यानी कि हम पी नोट x2 इसको इधर ले आते हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये p उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है। पी नोट माइनस पी। अब पी नोट और माइनस पी इसका मतलब क्या है कि ये चेंज इन प्रेशर है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा ई, तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। पी नोट माइनस पी ये चेंज इन वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट x2। तो डेल्टा पी जो है ये किसके इक्वल हुआ, डेल्टा पी जो है यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इक्वल हुआ पी नोट यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है और साथ में सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन। अगर हम यहाँ से पी नोट को कहते हैं ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो चेंज थोड़ी होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो हम जो है यहाँ पे इसको हटाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई, ये वाली जो हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखी थी यहाँ पे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 3 है, ये भी बहुत आसान है, जस्ट रीअरेंजमेंट है। इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट नंबर 3 वो ये कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, के वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग होती है, मतलब उसमें जो कमी आती है रिलेटिवली इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है किसके, सोल्यूट के। तो अब हम इसी इक्वेशन को देखते हैं, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट x2। अगर मैं यहाँ से पी नोट इधर ले आऊँ तो ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा पी ओवर पी नोट इज इक्वल टू x2। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 3 की जो है वो इक्वेशन बन गई। और स्टेटमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो उसको चेंज करते हैं या नहीं करते, उन फैक्टर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, कि आप टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो वही रहेगा, ये इंडिपेंडेंट होता है। दूसरे नंबर पे ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। देखें यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मतलब x2 की मोल फ्रैक्शन है। अगर आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो इसका मतलब है आपने मोल फ्रैक्शन जो है वो चेंज कर दी। तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगी तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इस तरह जो है ये कांस्टेंट है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट व्हेन इक्यू मोलर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोल्यूट आर डिजॉल्व्ड। अगर आपके पास जो है एक ही प्रोपोर्शन हो मुख्तलिफ सोल्यूट का,
दो तीन तरह के आपके पास सल्यूट हैं, ए बी एंड सी, लेकिन उनकी प्रोपोर्शन जो है वो एक तरह की है और आपने उनको डिज़ोल्व किया हुआ है सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट। इसको आप ऐसे समझ लें, जैसे स्टूडेंट हमारे पास जो है ये 3 बीकर्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमने ए सल्यूट ऐड किया, इसमें हमने बी सल्यूट ऐड किया और इसमें हमने जो है वो सी सल्यूट, और इन सब के अंदर, इन सब में जो सॉल्वेंट का जो मैस है वो सेम है, ठीक है। बस जस्ट हमने क्या किया कि सल्यूट चेंज किया है, लेकिन सल्यूट की जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, मतलब जितना इसमें ऐड किया उतना ही इसमें, उतना ही हमने इसमें, लेकिन है डिफरेंट सल्यूट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आप इनको ऐड करें तो इन सब की जो वैल्यू है या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड टाइप है रॉल्स लॉ की, या सेकंड कंडीशन व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, कि जब दोनों कंपोनेंट्स क्या हों, वोलेटाइल हो। तो हम देख लेते हैं। अब वोलेटाइल स्टूडेंट, आपको वोलेटाइल का मतलब पता होना चाहिए कि ऐसा कंपोनेंट जो आसानी से वेपर में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं वोलेटाइल। जैसे हम वाटर और पेट्रोल अगर कंपैरिजन करें तो पेट्रोल जो है ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है, थोड़े से बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ा सा हीट करने से वो फ़ौरन जल्दी ही जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है, अगर दोनों कंपोनेंट्स वो क्या है, वोलेटाइल, यानी सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स हमारे पास जो है दो तरह के कंपोनेंट है ए और बी, यानी ए लिक्विड है और बी लिक्विड है। इसका जो हमारे पास स्टूडेंट वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है और इसका वेपर प्रेशर जो है वो पी नॉट बी है। अगर इन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या हुआ है कि ये हमारे पास पी ए बन गया, ठीक है, यानी इसका जो प्रेशर है ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन के अंदर वो पी ए, और पी बी का जो है वो यानी पी नॉट बी, इसको हमने कह दिया पी बी, और इसके मोल फ्रैक्शन एक्स ए, इसके मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, एक्स बी। ये सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट जो ए है उसका प्रेशर क्या है। तो उसकी हमारे पास इक्वेशन है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू, यानी जो प्रेशर जो है वेपर प्रेशर ए का जो है वो इक्वल होगा पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है, यानी उसके प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है साथ में उसकी मोल फ्रैक्शन, प्योर सॉल्वेंट और साथ में क्या आ जाएगी, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और साथ में मोल फ्रैक्शन। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारे पास सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। इस तरह हम वेपर प्रेशर बी का टोटल अगर निकालें सॉल्यूशन में तो वो क्या होगा, वो भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर साथ में उसके मोल फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पी बी, यानी टोटल उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों के प्रेशर को इकट्ठा कर दें यानी पी ए प्लस पी बी, तो वो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। देखें, ये पी ए है, ये सिर्फ ए कंपोनेंट का, पी बी है बी कंपोनेंट का, दोनों को अगर आप प्लस कर दें तो ये पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर बन जाएगा। तो इनकी जो इक्वेशन है इनकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, पी ए की जगह इसकी वैल्यू है पी ए नोट एक्स ए। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है हमने प्रीवियस स्टेटमेंट नंबर जो है वो 1 से ली है। ये देखें, पी नोट एक्स 1 ये हमने यहाँ से ली है, ठीक है। तो हमने इसको अगर पी ए कह दिया तो इसको एक्स ए कह दिया और इसको पी ए कह दिया, यानी पी नोट ए। तो ये इसमें जो है वो आपने परेशान नहीं होना। तो जस्ट हमने जो है वो इसको ए और बी कहा है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 से ही हमने ये जो इक्वेशन है वो ली है। तो अब हमने इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया और उसमें वैल्यू पुट कर दी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो प्रेशर ये वाला आ गया, यानी टोटल प्रेशर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन है, और मैंने आपको पहले बताया कि एक्स ए और एक्स बी क्या है, ये इनकी वैल्यू जो है वो हमेशा यूनिटी के इक्वल है, 1 के इक्वल होती है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन का सम सॉल्यूशन में 1 होता है। अगर हम इसमें से एक्स बी की वैल्यू निकालें तो एक्स ए उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए, यहाँ पर वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स ए। अब पी बी नॉट जो है, पी नॉट बी ये अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए।
अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि ये वाली पी नोट ए एक्स ए, पी नोट बी एक्स ए, इसमें जो है वो कॉमन चीज़ वो क्या है, वो एक्स ए है। तो दोनों में हमने एक्स ए कॉमन निकाल लिया, तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी आ गया हमारे पास। साथ में ये वैसे ही पी नोट बी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो फाइनल इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम जो है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, यानी एम एक्स प्लस सी, ये पी बी नोट सी के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर हम स्टूडेंट ग्राफ जो है वो ड्रा करें, ग्राफिकली जो है वो एक्सप्लेनेशन देखें रोल्स लॉ की, तो वो हमारे पास है। देखें ये ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे मोल परसेंटेज ली हुई है, ठीक है, वो ए और बी दोनों की है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास मोल परसेंटेज, और यानी हम इसको कंपोजिशन भी बोलते हैं। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, ये हमने टोटल प्रेशर लिया हुआ है, ये हम इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, वाई एक्सिस पे हमने लिया है। अब स्टूडेंट देखें इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो लाइंस है। एक तो लाइन वो ये वाली है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, जो थोड़ी सी यानी डार्क है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये रिप्रेजेंट करती है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कि ये लाइन जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स पर, देखें हर पॉइंट पर जो है वो ये डिफरेंट कंपोजिशन ए और बी की भी बता रही है साथ में, और साथ में ये हमें जो है वेपर प्रेशर भी बता रही है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे अगर आप कोई भी पॉइंट लें तो वो आपको वेपर प्रेशर भी बताएगा, और साथ में स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, और साथ में जो है वो मोल परसेंटेज भी बताएगा। और टू डॉटेड लाइंस हैं स्टूडेंट, ये वाली जो लाइंस हैं ये इंडिविजुअल, देखिए मैंने ये बात की है ये सॉल्यूशन की है, और ये हमारे पास इंडिविजुअल है। जब ये अलग अलग जो है वो सिलेंडर में या अलग अलग बीकर में ये दोनों सॉल्वेंट मौजूद थे, दोनों कंपोनेंट मौजूद थे, उस वक्त इनका जो है वेपर प्रेशर है वो ये वाला है। तो पी ए और पी बी हम इसको पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हैं, यानी ये इनका पार्शियल प्रेशर है जब ये अलग अलग अपने प्योर कंपोनेंट में मौजूद थे। अब स्टूडेंट ज़रा देखें ग्राफ को, तो जब हमारे पास सारे का सारा ए था, यानी ए जो है उसकी मोल फ्रैक्शन 100% है यहाँ पे, तो बी जो है वो 0 है, उस वक़्त आप देखें जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है ग्राफ में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट ये वोलाटाइल ज़्यादा है, तो इसके वेपर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसने ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू दी है, ठीक है, बी 0 है। अब जैसे स्टूडेंट हमने बी ऐड करना शुरू किया, मतलब कि ए जो है वो 90 कर दिया और बी कितना हो गया 10। जब बी 10 हुआ तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर की जो लाइन है वो थोड़ी सी यानी कम हो गई है, डाउन आ गई है, तो ये कम हो गई है। तो अगर हम मज़ीद बी ऐड करते जाएं तो और नीचे लाइन आती जा रही है, इसका मतलब है वेपर प्रेशर की वैल्यू और कम होती जा रही है। इससे क्या पता चला, इसका मतलब है कि जब आप ए के अंदर बी ऐड कर रहे हैं, ए जो है ये वो वाला कंपोनेंट है जो वोलाटाइल ज़्यादा है। अब बी भी वोलाटाइल है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन बी जो है वो इसके मुकाबले में कम है। तो जब हमने बी ऐड किया तो वेपर प्रेशर लोअर होना शुरू हो गया, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखने को मिला। तो इसका मतलब है कि बी लेस वोलाटाइल है और ए जो है वो ज़्यादा वोलाटाइल है। तो जो कम वोलाटाइल है उसके वेपर प्रेशर कम है, और जो ज़्यादा वोलाटाइल है उसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एक बात हमें यहाँ से लाइन से पता चली, इस वजह से ये लाइन थोड़ी सी डाउन नीचे को आ रही है। अब अगर लाइन फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट होती लाइन, तो इसका क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ए में हम अगर बी जितना मर्जी ऐड करते जाएं तो उससे जो है वो वेपर प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसका मतलब है जितनी वोलेटिलिटी ए की है उतनी ही बी की है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ए थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है और बी जो है वो कम वोलेटाइल है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर स्टूडेंट ए बिल्कुल भी नहीं है, तो बी जो है वो सारे का सारा 100% है। तो इसका मतलब है, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो सबसे कम है, लाइन में जो वैल्यू आ रही है वो सबसे नीचे आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्योर बी को देखें तो बी का वेपर प्रेशर ए के मुकाबले में जो है वो कम है, उसकी वैल्यू जो है वो नीचे आ रही है। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे आप इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट लें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जी पॉइंट है, तो जी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कंपोजिशन ए और बी की। ए की कितनी कंपोजिशन है 70% और बी की कितनी है 30%। इसका मतलब है कि आप जी पॉइंट पर वेपर प्रेशर अगर नोट करना चाहें तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है इनकी जो मोल फ्रैक्शन है ए की जो मोल फ्रैक्शन है वो
70% है और बी की जो है वो कितनी है, वो 30% है। हमें मोल फ्रैक्शन भी पता चल गई और हमें इनका इंडिविजुअल प्रेशर भी पता चल गया। वो कैसे, देखिए अगर आप लाइन ड्रा करते हैं तो इस लाइन के स्टूडेंट देखें, ये डॉटेड लाइन जहाँ पे कट कर रही है ये वाला पॉइंट है। अब ये जो डॉटेड लाइन कट कर रही है वो ये वाला पॉइंट, यानी पी ए और पी बी इंडिविजुअल इनका जो पार्शियल प्रेशर है, अगर हम उसको देखना चाहें तो हम लाइन ड्रा करेंगे। अब इसके साथ आप देखें वेपर प्रेशर की वैल्यू इस तरह आप मेजर कर सकते हैं। देखें यानी इस तरफ आप लाइन ड्रा करें ना, तो इस पॉइंट पर, इस मोल फ्रैक्शन पर जो वेपर प्रेशर होगा वो यहाँ पे वैल्यू दे देगा ग्राफ की, और यहाँ पर पी बी की अगर आप वैल्यू देखें तो इस पॉइंट पर आप इस तरफ देखें तो वेपर प्रेशर की वैल्यू पी बी के लिए आ जाएगी। यानी पी बी और पी ए पर आप जो है सोल्यूशन में कंपोजिशन भी आप देख सकते हैं और साथ में उनका वेपर प्रेशर यानी इंडिविजुअली भी जो है वो आप नोट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है वो हमें ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस तरह एक ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट पे देखें स्टूडेंट, इस पॉइंट पे क्या है कि 60% बी है और 40% ए है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। अब इस पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, वो सेम है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पर जो है इनकी वेपर प्रेशर की वैल्यू वो क्या आ जाती है, वो सेम आ जाती है। तो इसका मतलब है कि आप इस ग्राफ की मदद से मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन सॉल्यूशन की और उस कंपोजिशन पर हर कंपोनेंट का अलग अलग से वेपर प्रेशर और टोटल जो है वो प्रेशर पी टी जो है वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास जो है एक और बात कि ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये पार्शियल प्रेशर को यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को तो डिनोट कर रही हैं। और इस तरह जो है आप एक और बात देखें कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे हमारे पास जो है वो वेपर प्रेशर उसकी भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी दे शो इंक्रीज इन वेपर प्रेशर विद इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन। देखें पी ए है, पी ए की अगर आप बात करें तो पी ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से, ए की वैल्यू है ना, ए जो है वो ज़ीरो से। तो आप नीचे वाली लाइन देखें तो डॉटेड लाइन पी ए की साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है और साथ साथ जो है वो कंपोजिशन भी बढ़ रही है इस तरफ ए की, ठीक है। ऐसे ही अगर आप पी बी की बात करें तो पी बी की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ज़ीरो से ना, तो बी की, तो जैसे जैसे ज़ीरो से 10 हुआ बी तो डॉटेड लाइन इंक्रीज़ हो गई बी की, ठीक है। ये वाली ये ए की है, ये बी की, और जैसे जैसे इसकी मज़ीद जो है मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है तो साथ में वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है डॉटेड लाइन भी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी आपने जो है वो पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी द concentration of solute in solution when it is in equilibrium with solid substance at particular temperature। स्टूडेंट एक ख़ास टेम्परेचर पर सोल्यूट की जितनी कंसनट्रेशन सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम के साथ डिज़ोल्व होती है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, यानी वो अमाउंट सोल्यूट की जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती है गिवन टेम्परेचर पर, ख़ास टेम्परेचर पर, और जो कि सोल्यूशन को क्या कर दे, सैचुरेटेड, यानी मुकम्मल तौर पर वो सैचुरेटेड है। अब उसमें मज़ीद सोल्यूट हल नहीं हो सकता, अगर हम मज़ीद करें तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो अब जितना हल हो चुका है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हम उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी आपके पास सॉल्वेंट है, आपने इसको 100 ग्राम लेना है, ठीक है। इसमें जितने सोल्यूट के ग्राम जो है वो हल हो जाए, अब जितने ग्राम हल हुए हम कहेंगे कि इस सोल्यूट की इसमें सॉल्युबिलिटी इतने ग्राम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो NaCl है, अब NaCl 100 ग्राम में अगर हम ऐड करें NaCl तो वो मुकम्मल तौर पर तकरीबन 37.5 ग्राम जो है ये इसमें डिज़ोल्व हो जाता है। अगर आप इसमें मज़ीद डिज़ोल्व करने की कोशिश करें वो नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। और ये एक ख़ास टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज नहीं करना, अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितने ग्राम सोल्यूट के सॉल्वेंट में 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो जाए हम इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने का क्या तरीका है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। इसके 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी आपने एक ख़ास कांस्टेंट टेम्परेचर पर 0 डिग्री पर क्या करना है, 100 ग्राम सॉल्वेंट लेना है और उसमें आपने ऐड करते जाना है सोल्यूट को, ठीक है, सोल्यूट को। अब आपने देखना है कि सोल्यूट नीचे ना बैठने पाए, ठीक है, आपने साथ स्टीयर करना है। तो जब ये अच्छी तरह जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, अब आप देख रहे हैं कि अगर मज़ीद ऐड करें तो वो नीचे बैठ रहा है, तो आप जो है वो सोल्यूट को ऐड करना
बंद कर दें। फिर आप क्या करें, यानी उस सॉल्यूशन को अच्छी तरह स्टीरर करने के बाद आप फ़िल्टर कर लें। अब फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करने के बाद यानी फ़िल्टर से क्या होगा, जो नीचे कुछ सोल्यूट के पार्टिकल जो नीचे बैठ गए हैं वो अलग हो जाएंगे, और सॉल्यूशन जो है यानी सॉल्यूशन में जो डिज़ोल्व है सोल्यूट के पार्टिकल वो अलग हो जाएंगे, और जो नीचे बैठ गए हैं वो अलग हो जाएंगे। यानी इस तरह जो है अब हमारे पास प्योर जो है वो सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को चाइना डिश के अंदर लेंगे, थोड़ा सा उसका नॉन वॉल्यूम यानी जितना वॉल्यूम है, यानी 1 dm³ है 2 dm, जितना जो है वो चाइना डिश में हम ले सकते हैं, उसको हम चाइना डिश में लेंगे और उसको इवेपोरेट करवाएंगे ओवन के ज़रिए, या हम उसको हीट कर देंगे, या हम उसको जो है वो सनलाइट में रख देंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, कि जो उसमें से सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट कर जाएगा। अब बाकी जो नीचे यानी कि आप इसको ऐसे समझ लें कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो इवेपोरेट कर जाएंगे। अब नीचे जो बैठ जाएंगे वो किसके पार्टिकल होंगे, वो सोल्यूट के। तो आप सोल्यूट के वो जो पार्टिकल हैं उनको आप फ़िल्टर पेपर पे रखेंगे अगेन, यानी चाइना डिश से आप उनको फ़िल्टर पेपर पे डाल देंगे, फिर आप उसका वेट कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इतने ग्राम जो है वो सोल्यूट इसमें डिज़ोल्व था। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व जो है ये दो तरह के होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के दरमियान। और ये याद रखें स्टूडेंट, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारे पास जो है ये एक जनरल जो है वो एक स्टेटमेंट है। हाँ, सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ ऐसे जो है वो सोल्यूट हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो हम उनको भी यहाँ पे देखेंगे। एक आध एग्जांपल उसने दी है आपकी बुक में। तो 2 टाइप्स है कर्व की, सॉल्युबिलिटी कर्व की 2 टाइप्स है, एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वो होता है कि ऐसा कर्व जिसमें कोई शार्प ब्रेक ना आए। जैसे स्टूडेंट ये हमारे पास एक लाइन है, अब इसमें अगर ये ब्रेक आ गई तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर इसमें ब्रेक नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूस लाइन है। तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे कर्व जिनमें जो है वो किसी किस्म की कोई ब्रेक, शार्प ब्रेक या कोई चेंज ना आए कहीं भी, हम उन्हें कहते हैं कॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। इसमें हमारे पास जो है उसने ये ग्राफ दिया हुआ है, आप देखें। इस तरफ हमने टेम्परेचर लिया है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आमतौर पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट 0 डिग्री पर ही, यानी यहाँ पे 0 डिग्री पर ही इसकी सॉल्युबिलिटी 70 तक पहुँची हुई है। इसका मतलब है कि सोडियम नाइट्रेट टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ करें ये फ़ौरन बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करता है। इस तरह कैल्शियम क्लोराइड, ये स्टार्ट में जो है वो सोडियम नाइट्रेट से तो कम है इसकी सॉल्युबिलिटी, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत जल्दी ये 100 पे पहुंच गया, यानी सोडियम नाइट्रेट से भी पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास है ये NaCl, ठीक है, इसकी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है। इसका मतलब है कि 0 डिग्री पर और 100 डिग्री पर सोडियम क्लोराइड जो है वो ख़ास कोई इतनी शार्प जो है वो सॉल्युबिलिटी शो नहीं करता, बहुत माइनर सी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इसमें पॉइंट्स में ही। और इस तरह लेड नाइट्रेट अगर आप देखें तो स्टूडेंट लेड नाइट्रेट 0 डिग्री पर इसकी 10 से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 20 तक पहुंचा या 30 तक पहुंचा तो आप देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये जो है वो टॉप पे इसका ग्राफ क्या है, ये लाइन गई है। तो इसका मतलब है कि लेड नाइट्रेट जो है ये कॉन्टीन्यूस कर्व शो करता है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी तेज़ी के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है टेम्परेचर के बढ़ने से। थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ा है, 20 से 30 के है अभी। इस तरह अगर आप बात करें KCl पोटाशियम क्लोराइड की, तो पोटाशियम क्लोराइड में एक बड़ी ग्रेजुअल चेंज आई है, यानी आराम आराम से ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। पहले ये 20 से अबव है 0 डिग्री पर, अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये ग्रेजुअली जो है इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, ये पोटाशियम क्लोराइड। इस तरह अगर हम बात करें जो है K2Cr2O7, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी इसकी भी जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और इस तरह स्टूडेंट एक हमारे पास ग्राफ है ये पोटाशियम क्लोरेट का KClO3, इसकी भी टेम्परेचर के साथ जो है आप देखें तो ये NaCl के साथ जाके रुक गया है। एक हमारे पास है वो है सीजियम सल्फेट Ce2SO4 होल थ्राइस। सीजियम सल्फेट का अगर आप देखें स्टूडेंट तो पहले इसकी सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री पर 20 थी, अब टेम्परेचर जो है वो हमने इंक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, कम होगी, ग्राफ नीचे को आ गया ना। 40 पर जो है ये कम होना शुरू होगी, फिर आगे कांस्टेंट वैल्यू है सारी की सारी। तो इसका मतलब है कि सीजियम सल्फेट को अगर आप
वाटर में ऐड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट जो है वो कुछ साल्ट थे। अब आप इसमें देखें कि जो स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड और इस तरह सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। और जो कर्व जो शो करते हैं ज़्यादा वो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट है, ठीक है, और जो है इस तरह पोटाशियम क्लोराइड है, और जो डिक्रीज़ करते हैं वो सीजियम सल्फेट है। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है सेकंड टाइप है सॉल्युबिलिटी कर्व की, वो है डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। अब इसमें क्या होता है, इनमें स्टूडेंट शार्प चेंजेस आ जाती हैं, शार्प ब्रेक आ जाती है। देखें ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि जैसे ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है सडन डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। इसमें असल में पता क्या होता है, इसमें ये होता है कि इनके साल्ट के साथ स्टूडेंट वाटर के जो है वो क्रिस्टलाइन वाटर होता है। देखें सब के साथ जो है वाटर के मालिक्यूल है 10H2O 6H2O। तो अब क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ना तो वाटर के मालिक्यूल जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं ना इनके साथ वो इवेपोरेट करते हैं, निकलते हैं। अब यहाँ पे देखें 6 वाटर के मालिक्यूल है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, लेकिन यहाँ पे कितने रह गए 4। इसका मतलब 2 यहाँ से क्या हुए हैं, इवेपोरेट हुए हैं। तो जब मालिक्यूल जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म से इवेपोरेट होते हैं ना वाटर के, तो क्या होता है इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और वो एक नई फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कैल्शियम क्लोराइड पहले कोई और शेप में था, कोई और फेज़ में था, अब यहाँ पर आकर किसी और फेज़ में आ गया। फिर अगेन हम इसको हीट करते हैं, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो ये जो 4 मालिक्यूल में से 2 मज़ीद निकल गए, अब 2 रह गए, तो अब एक और नई फेज़ में जो है ये चला गया। तो इस तरह यहाँ पर फिर जो है वो ब्रेक आ जाती है। यानी यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ते बढ़ते फिर डिक्रीज़ होगी, फिर बढ़नी शुरू होगी। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर बढ़ी, फिर डिक्रीज़ होगी, फिर बढ़ी, फिर डिक्रीज़ होगी। तो इन्हें इस ब्रेक्स, ये जो ब्रेक्स हैं ये शो करती हैं डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व को। ऐसे ही हमारे पास जो है ये सोडियम सल्फेट है Na2S, अब इसमें 10H2O है। अब क्या होता है, हम इसको हीट करते हैं तो अबाउट 30 डिग्री पर इसके जो 10 मालिक्यूल हैं वाटर के स्टूडेंट ये इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जब ये इवेपोरेट हुए तो अब सोडियम सल्फेट पहले किसी और क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, अब यहाँ पे किसी और क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया। तो इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हुई, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ क्या होना शुरू होगी, डिक्रीज़ होना शुरू होगी। एट ब्रेक्स, अब ब्रेक में उसने लिखा हुआ है क्या होता है कि सॉलिड जो है वो एक नई फेज़ में चला जाता है, एक नई फेज़ जो है वो अपीयर होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड था टॉपिक। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आप जो है वो इसको अच्छी तरह याद करें, और जो इसमें रोल्स लॉ है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।